हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस पूरे वीडियो में हम ईथर के बारे में सीखेंगे, ईथर की प्रिपरेशन के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी और ईथर के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिना किसी बात को देखते हुए पढ़ते हैं ईथर। ईथर का जो सिंबल है, आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम लोग आर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैं आर डैश कर ले रहा हूँ। ये आपका एक एल्किल है, ये भी आपका एल्किल है। ये दोनों आपके एरोमेटिक हो सकते हैं, दोनों एलिफेटिक हो सकते हैं, दोनों आपके सेम हो सकते हैं, दोनों आपके डिफरेंट हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं जनरल नेम में, जनरल नेम लिखते हैं। फिर आईयूपीएसी नेमिंग देखेंगे हम लोग। हम दोनों आर एंड आर डैश को क्या करते हैं, सेम करते हैं। यहाँ मैंने CH3 लिखा, यहाँ O लिखा, ये CH3 लिखा। एक आपकी एक मेथिल ये है, एक मेथिल ये है, दोनों एक जैसे हैं। अगर दोनों एक जैसे हैं तो यूज करते हैं डाई, और नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। ये इसका जनरल नेम हो गया। हम ये काम कर सकते हैं कि दोनों को डिफरेंट कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई एक मेथिल हो और दूसरा आपका क्या हो, दूसरा एथिल हो, CH2 CH3। तो आपका एक एथिल है, एक मेथिल है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। इस तरह से अगर हम नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, ये तो हो गया बात जनरल नेम का। अब हम बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। आईयूपीएसी नेम जो ईथर का होता है, आईयूपीएसी यहां लिख देता हूं, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नेमिंग जो होता है, इसमें आपका है एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी, एल्के। अब देखिए दो मेथिल ग्रुप लगे होंगे, मतलब दो कार्बन होंगे, O के लेफ्ट साइड में भी होगा और राइट साइड में भी होगा, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आता है। ये देखिए आपका ये जो एल्के है, एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप होगा जो आपका लेस कार्बन का होगा, लेस कार्बन का होगा। और ये आपका एल्किल ग्रुप होगा जो आपका होगा मोर कार्बन का। अब मैं नाम लिख के बताता हूं, और ऑक्सी हो जाएगा ऑक्सीजन। ये एल्क इस ऑक्सी के साथ आएगा, एल्केन बाद में लिखा जाएगा। जैसे हमने अगर सेम रखा, जो ऊपर लिखा है CO CH3 CH3। अब इसमें लेस कार्बन मोर कार्बन की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ दोनों कार्बन आपके क्या है, आपके सेम आ रहे हैं। यहाँ भी मेथिल है और यहाँ भी मेथिल है। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, देखिए मेथ मेथ, और ये ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ ऑक्सी लिखते हैं, और यहाँ एक कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा मीथेन, इसका नाम हो जाएगा मेथ ऑक्सी मीथेन। लेकिन अगर मैं एल्किल ग्रुप को क्या करता हूँ, डिफरेंट रखता हूँ। जैसे यहाँ मैंने रखा है, जैसे अगर आपने ले लिया CH3O CH2 CH3। अब देखिए यहाँ एक कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है बेटा, यहाँ दो कार्बन है। तो एक जगह आपका एक कार्बन है, एक जगह आपके दो कार्बन है। तो जो कम कार्बन है उसको ALK में लिखा जाता है, और ऑक्सी ऑक्सीजन के लिए तो नाम हो जाएगा इसका मेथ, ये ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा ऑक्सी। और ये दो कार्बन है तो दो कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, इथेन, नाम हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन। इसी तरह से हम एरोमेटिक में भी जा सकते हैं। अगर हम एरोमेटिक में जाएंगे तो देख लीजिए, ये आपका है बेंजीन, इस बेंजीन पे हमने लगा दिया O, और यहाँ आपका लगा दिया CH3। तो CH3O C6H5, ये CH3 है, ये फेनिल है, ये CH3 है, ये फेनिल है। अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो ये कम कार्बन का, ज्यादा कार्बन का है, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथ ऑक्सी बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा मेथ ऑक्सी बेंजीन। और इस मेथ ऑक्सी बेंजीन को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एनीसॉल कहते हैं। बनाने को तो दुनिया भर के हम लोग ईथर बना सकते हैं, पूरा का पूरा 1-2 घंटे तक इसका केवल नॉमेनक्लेचर में काम करेंगे। बट इतना ज्यादा डिटेल में नॉमेनक्लेचर जानना है, उसके लिए आपको अलग से लेक्चर मिलेगा, उसको आप पढ़िएगा। तो फिलहाल यहीं पे हम लोग इतना बातें समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सीधा हम लोग देखते हैं ईथर का प्रिपरेशन, ईथर को कैसे कैसे हम बना सकते हो। तो इसको आप देख लीजिए, इसको आप कैसे नेमिंग करेंगे, ये मैंने आपको अभी तक। हम लोग ईथर का प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सिलेबस में मात्र 2 मेथड हैं ईथर को बनाने के। एक है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और दूसरा रिएक्शन है जिसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बहुत बहुत आराम से ध्यान देंगे तो कभी गलत नहीं होगा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल आपने और पढ़ा है एल्कोहल की प्रॉपर्टी में। जब एल्कोहल को टेम्परेचर डिपेंडेंट है, थर्मोडायनेमिकल रिएक्शन है। जब एल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन टेम्परेचर में अगर हम हीट करते हैं तो वहां जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग एल्कीन कहते हैं।
और अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा कम करते हैं 413 केल्विन करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। तो कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जानना बहुत जरूरी है। कंडीशन क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। कंडीशन आपका सबसे पहला कंडीशन है कि आपका यहाँ होना चाहिए कंसंट्रेटेड H2SO4। दूसरा ये जो टेम्परेचर वाली बात है सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो टेम्परेचर होगा बेटा होगा 413 केल्विन टेम्परेचर। बहुत सारे रिएक्शन में मैं टेम्परेचर की बात नहीं करता हूं, लेकिन यहाँ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दोगे तो प्रोडक्ट आपको मिलना ही नहीं है, आपको ईथर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एल्कीन मिल जाएगा। बट यहाँ आपको ईथर बनाना है तो टेम्परेचर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और देखिए क्या समस्या आती है, समस्या ये आती है कि ये जो रिएक्शन है पूरा SN1 मैकेनिज्म को ओबे करता है। SN1 मैकेनिज्म को अगर हम बात करेंगे तो SN1 मैकेनिज्म में आपका इंटरमीडिएट तो बनेगा ऑब्वियसली। जो इंटरमीडिएट बनेगा उस इंटरमीडिएट का नाम है कार्बोकैटायन। और अगर कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो कार्बोकैटायन में सबसे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकैटायन का रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। सबसे बढ़िया प्रोडक्ट बनाएगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बट यहाँ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आपका होता तो 3 डिग्री वाला सबसे बढ़िया प्रोडक्ट बनाता है, बट 3 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल गिव एलिमिनेशन प्रोडक्ट रेदर देन डिहाइड्रेशन। मतलब कहने का यह है कि आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का अगर हम लेते हैं तो 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आपका डिहाइड्रेशन से बढ़िया अपने आप को प्रिफर करेंगे एलिमिनेशन के लिए, और 2 डिग्री और 3 डिग्री आपके एल्कीन बना लेंगे, ना कि ईथर नहीं बनाएंगे। जबकि होना चाहिए SN1 के अकॉर्डिंग रिएक्शन, जब SN1 के अकॉर्डिंग हो रहा है तो आपका टर्सरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल आना चाहिए, बट सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आपके ईथर ना बनाने के बजाय आपका एल्कीन बनाना ज्यादा बेटर समझते हैं, और यह मैकेनिज्म उसी हिसाब से जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। लेकिन आपको यहाँ पढ़ना नहीं उस बात को, क्योंकि आप हायर क्लास में कहीं पढ़ोगे, आपको केवल जानकारी रखनी है बस इतनी सी। तो इसीलिए हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, इसी से हम आगे रिएक्शन को क्या करें, कराएं। अब देखिए जब भी रिएक्शन कराएंगे आप ध्यान रखेंगे हमारे पास 2 मोल आपके एल्कोहल होना चाहिए, CH3CH2OH, इसको हम लोग इथेनॉल कहते हैं। मीथेनॉल क्यों नहीं लिए, बहुत सारे रीजन है। मीथेनॉल आपका पॉइजनस भी होता है, अगर उसको स्मेल करेंगे तो हमारा ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो जाएगा, और कहीं आप गलती से चख लिए बेटा तो आपका राम नाम सत्य है, आप सीधा खत्म हो जाओगे, डेथ हो जाएगी, पॉइजनस है। और बीटा एलिमिनेशन कराना है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जिसपे आपका बीटा हाइड्रोजन हो। यहीं पे अगर हम सेकेंडरी टर्सरी ले लेते हैं तो आपका बेहतरीन एलिमिनेशन होगा, आपका ईथर बनने की बजाय क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा एल्कीन। तो हमको बनाना है, ईथर प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ प्रोटॉन प्रोड्यूसिंग एसिड होना चाहिए, जैसे हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख रखा है। अगर H3PO4 लिखा है फास्फोरिक एसिड तब भी गलत नहीं है, बट एक टेम्परेचर बहुत ज्यादा प्यार से ध्यान देंगे बेटा, 4413 केल्विन टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। अगर यही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो यहाँ भैया ईथर बनना नहीं है, ईथर बनने की बजाय आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ये 2 मोल हमने लिया और हमने यहाँ ईथर बनाया CH3CH2O CH2 CH3, और इसका अगर हम आईपीसी नेम लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एच ऑक्सी इथेन। और अगर हम जनरल नेम की बात करेंगे तो जनरल नेम क्या लिखा जाएगा, जनरल नेम लिखा जाएगा डाई एथिल ईथर, प्लस आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 जहां जाएगा वहां डिहाइड्रेशन होगा, वाटर का लॉस होगा। ये पूरा का पूरा रिएक्शन है, ये पूरा डिहाइड्रेशन है। ये आपको होपफुली इतनी बात समझ में आ गई होगी। और अगर हम इतनी बात समझ गए हैं तो इसके बाद हम लोग इसका क्या देखने जा रहे हैं, मैकेनिज्म की आपके रिएक्शन पूरी तरह से कैसे कंप्लीट होता है। तो आप देखिए मैकेनिज्म हम आपका 2-3 स्टेप में बता के खत्म कर देंगे। अगर एक आध स्टेप बढ़ाना पड़ा तो हम बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आना चाहिए। कंसंट्रेट H2SO4 जब भी हम किसी रिएक्शन में डालेंगे तो 100% आपको पता होना चाहिए वहां वाटर का लॉस होना ही होना है। अगर वाटर का लॉस हो रहा है कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, पहली चीज। दूसरी बात, कंसंट्रेट H2SO4 ट्रीट एज ए कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जाता है तो बहुत सारे काम करता है। किसी को अपने पास रखता है,
तो जब रिएक्शन खत्म हो जाता है तो उसको वापस कर देता है। किसी को कुछ प्रोवाइड करता है रिएक्शन करवाने के लिए ताकि रिएक्शन का रेट बढ़े, तो जो प्रोवाइड करता है जब आपका काम खत्म कर जाएगा तो आप उसको वापस कर दिए। मतलब एक बैंक की तरह काम कर रहा है कि भाई कुछ चीजें आपका रख रहा है, जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करेगा, लौटा देगा। तो कैटालिस्ट केवल यही काम करेगा। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग कहेंगे प्रोटीनेशन। प्रोटीनेशन प्रोटीनेशन मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ H+ आयन। तो आपका जो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 ये आपको देगा H+ और साथ में आपको मिलेगा HSO4-। सिंपल सी बात है। जो H+ देगा, ध्यान से समझिए, जब भी H2SO4 जाए रिएक्शन में, जो भी प्रोटॉन प्रोड्यूसर है, अगर H+ निकल के आता है H2SO4 से तो आखिरी स्टेप में डीप्रोटोनेशन होना ही होना पॉसिबल है। और आपको ये मैंने पहले क्लियर कर दिया कि हमारे पास अल्कोहल के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। अब देखिए क्या होगा, 1 मोल हम यहां से उठाते हैं और ये हमारे पास है CH3, ये है CH2 और ये है आपका OH। इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर इधर, इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर इधर, ये मैंने शो कर दिया। और साथ में आपका गया ये H2SO4 से निकला H+। H+ मतलब होता है कि एक हाइड्रोजन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसको भी किसी ने ले लिया। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन की आदत, इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की चार्ज की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस H+ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन इस हाइड्रोजन को अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए मात्र एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जब इसको मिल जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। बट एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद केवल पॉजिटिव चार्ज ही खत्म होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बनी रहेगी क्योंकि इसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं हुआ है। इस कंडीशन में ये ऑक्सीजन अपने पास जो एक इलेक्ट्रॉन और रखा हुआ है और जो एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया उसी एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। कितना धोखा हो गया इस ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन पहले तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे के इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा और फिर जो इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा उसी इलेक्ट्रॉन से अपने आप को क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। और इसके ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। ये आ गया ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि ऑक्सीजन पूरी तरह से एकदम पागल भेड़िया हो जाएगा। रीजन आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन के बाद। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी होती है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करना, अट्रैक्ट करना। वैसे भी आपका अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड में OH जो है कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करके रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो कर रहा है। और यहां ऑक्सीजन क्या ऊपर आ गया प्लस चार्ज। इमीडिएट ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और इस बॉन्ड को बहुत तेजी से क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। ये घटना घटने वाली है। अब आप देख लीजिए घटना कैसे घटेगी। स्टेप नंबर 2 आपका है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसको उठाते हैं, ये आपका है CH3, ये आपका CH2, ये आपका OH, यहां पे H आया, यहां पे आपका प्लस आ जाएगा। अब देखिए क्या होने वाला है, इधर से इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। और यहां बिना किसी देर किए हम लोग लिखते हैं CH3 CH2, यहां प्लस चार्ज और ये प्लस आपका H2 हो गया और ये आपको एक इंटरमीडिएट मिला जिस इंटरमीडिएट का नाम है कार्बोकैटायन। अगर ये इंटरमीडिएट आपका 1 डिग्री के अलावा 2 डिग्री या 3 डिग्री होता तो आपका आगे प्रोडक्ट ईथर बनता ही नहीं, आपको एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिल जाता और उस प्रोडक्ट का नाम होता है एल्कीन। इसीलिए होता तो SN1 मैकेनिज्म, लेकिन हम लोग लेते हैं यहाँ कितना, 1 डिग्री एल्कोहल को। होपफुली बेटा यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका एक कार्बोकैटायन बन गया। स्टेप नेक्स्ट, इसी स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। इसी सेम स्टेप में आपका ये दूसरा एक और मॉलिक्यूल है एल्कोहल का, CH3 CH2OH। दिस इज द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। मैंने बताया था एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और ये आपने जो बनाया है CH2 CH3, ये आपका जो कार्बोकैटायन है। ध्यान से देखिए, यही
यही सेम स्टेप यहाँ पे आपका रिपीट होने जा रहा है। सेम यहाँ पे H प्लस था, यहाँ आपका CH2 प्लस है, बस और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका ये अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, इस कार्बन को देगा तो आपका देख लीजिए जो पहले यहाँ घटना घटी है, यहाँ जो बात हुई है वही बात यहाँ होगी। CH3 CH2 देख लीजिए, CH3 CH2 और ये O और यहाँ आपने क्या कर दिया नीचे H और इस ऑक्सीजन पे फिर से दे दिया प्लस चार्ज, ये आपका हो गया CH2, ये आपका हो गया CH3। तो आप देखिए जो बातें यहाँ हुई थी वही बातें फिर से हुई है। पहला स्टेप दूसरा स्टेप ऑलमोस्ट एक ही तरह से है और अब लास्ट स्टेप आपका ये है कि आपके HSO4 बड़ी बेसब्री से अपने H प्लस का क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, क्योंकि H2SO4 एक कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट जो कुछ भी प्रोवाइड करेगा वो अंत में जाके रिएक्शन में क्या करेगा, वापस लेगा। तो लास्ट स्टेप है जिसको कहते हैं स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड इसको कहते हैं डीप्रोटीनेशन। आपका डीप्रोटीनेशन तो उसको उठाते हैं, ये आपका है CH3, ये CH2, ये आपका O है, ये H है, यहाँ आपका प्लस चार्ज, ये आपका CH2, ये आपका CH2 और ये हाइड्रोजन बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर लेगा। यहां से निकलेगा H प्लस, लेकिन H प्लस निकलने के पहले हमको एक प्रोडक्ट मिल गया है, जिस प्रोडक्ट को हम बनाना चाह रहे थे इसी को हम लोग कहते हैं डाई एथिल ईथर। ये जो H प्लस यहाँ से निकलेगा फिर से HSO4 को मिल जाएगा और हमको फिर से क्या मिल जाएगा, फिर से मिल जाएगा H2SO4। तो H2SO4 फिर से मिलना इस बात का प्रूव है कि H2SO4 आपके रिएक्शन में एज ए कैटालिस्ट काम कर रहा है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिले हैं दो, एक मिला है ईथर और एक मिला है आपका वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। आपका जो इथेनॉल है 413 केल्विन टेम्परेचर पे आपका ईथर बनता है और 443 केल्विन टेम्परेचर पे एल्कीन बनता है। S1 मैकेनिज्म की तरह काम करता है, बट हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल से बनाते हैं। 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल इसलिए नहीं प्रेफर करते हैं क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल ईथर बनाने के बावजूद की जगह पे एल्कीन बनाना प्रेफर करता है। इसीलिए हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। 2 डिग्री 3 डिग्री के मैकेनिज्म को आप किसी हायर क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये मैंने आपको बहुत ज्यादा बढ़िया से डिटेल में अच्छे तरीके से स्टेप नंबर 1 यहाँ है, स्टेप नंबर 2 यहाँ है, स्टेप नंबर 3 यहाँ है। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म आपके सामने ये रहा। इसके बाद हम लोग जो अगला रिएक्शन पढ़ने जाएंगे उसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ईथर के प्रिपरेशन में आपका सेकेंड और लास्ट रिएक्शन है, जिस रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के कैटेगरी में आता है, क्योंकि आप एक नेम रिएक्शन है, बट नेम रिएक्शन में भी कुछ कुछ बातें हम लोग समझते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपका सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर को बनाता है, जबकि आपने जो पहला मेथड डिहाइड्रेशन पढ़ा उसमें मात्र सिमेट्रिकल ईथर बन सकता है। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब होता है जो बीच में O लगा हुआ उसके दोनों तरफ आपके एल्किल ग्रुप सेम हो। अगर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप सेम होते हैं तो आपका सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, और अगर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप अलग होते हैं तो हमारा जो ईथर बनेगा वो अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। ये आपका CH3OCH3 अगर आपने लिखा है तो सिमेट्रिकल है, और अगर आपने लिखा है CH3CH2OCH3 ये जो ईथर है आपका ये अनसिमेट्रिकल है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपका सिमेट्रिकल ईथर भी बनाता है, अनसिमेट्रिकल ईथर भी बनाता है, बट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन टेम्परेचर मात्र सिमेट्रिकल ईथर बनाता है। और उसका एक और ड्रॉबैक है, वो आपका कोई भी एरोमेटिक ईथर बनाने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो वहां पे होता ही नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल बनता है। यहाँ अनसिमेट्रिकल बनने में आपको एक आजादी मिल जाती है कि आपका यहाँ आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आप सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, एरोमेटिक तीनों टाइप के ईथर को बना सकते हैं। अब क्या क्या खास बात है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में? सबसे पहली खास बात है कि ये आपका SN2 मैकेनिज्म को क्या करता है,
ओबे करता है। SN2 मैग्नीशियम को ओबे करता है तो आपका एक स्टेप में होने वाला केमिकल रिएक्शन है। यहां हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड यूज करते हैं। तो SN2 में सबसे खास बात है, यहां हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, एल्किल हैलाइड। जो एल्किल हैलाइड है, अगर SN2 की बात करेंगे तो एल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होगी यहाँ पे, ये जो एल्किल हैलाइड है यहां मैं लिख देता हूं, एल्किल हैलाइड जो होगा या 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, या तो आपका कोई डिग्री ही नहीं होगा। आपका यहां मैं ईथर करता हूं, या तो कोई डिग्री ही नहीं होगा, आपका एक नॉर्मल एल्किल हैलाइड भी हो सकता है, जैसे हमने लिख दिया CH3X, ये भी हो सकता है। तो CH3X भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री नहीं होगा, 3 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 डिग्री आपका कहां चला जाएगा, SN1 के लिए जाएगा, जबकि ये रिएक्शन किसको ओबे करता है, SN2 को ओबे करता है। दूसरा, एल्किल हैलाइड के अलावा जो दूसरा हम लोग लेते हैं वो आपका क्या है, वो आपका है सोडियम एल्कोक्साइड। बहुत सिंपल है, सोडियम एल्कोक्साइड, या हमारा होगा सोडियम फिनॉक्साइड, अगर हमको एरोमेटिक बनाना होगा। आपका यही एल्किल हैलाइड में ही SN1 SN2 मैग्नीशियम को देखोगे, SN2 को देखेंगे, इस पे कोई आपका डिग्री की बात नहीं आएगी। तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ हमको सिमेट्रिकल ईथर भी मिलेगा, हम लोग सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं। इससे हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं, और हम इससे एरोमेटिक है ना, एल्कोक्सी बेंजीन भी बना सकते हैं, एरोमेटिक ईथर भी बना सकते हैं। तो इनसे ये आपका सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे बेस्ट लेबोरेटरी मेथड है, जिससे हम तरह तरह के ईथर का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले एलिफेटिक में देखते हैं सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बनाते हैं। हम आपको पता है कि जो एल्कोहल है, जैसे आपने ले लिया CH3 CH2OH, ये आपका इथेनॉल है, एसिडिक होता है, बट इतना एसिडिक नहीं होता है कि NaOH से रिएक्शन कर जाए, पर इतना जरूर होता है कि ये रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करे। तो इसको हमको सोडियम एल्कोक्साइड बनाने के लिए इसको सोडियम के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, और हमको यहां मिल जाएगा CH3 CH2ONA, इसको कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से निकलेगा, यहां मैं 1/2 हाइड्रोजन गैस लिख देता हूं, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको ये चाहिए। इसको कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। अब इस सोडियम इथॉक्साइड का ट्रीटमेंट, मतलब हमको ट्रीटमेंट जो कराना है, सोडियम इथॉक्साइड को ले लिया है, ये है आपका सोडियम इथॉक्साइड CH3 CH2ONA, और यहां मैंने ले लिया है एल्किल हैलाइड। पहले मैंने अनसिमेट्रिकल ईथर बनाया, अब देखिए एल्किल हैलाइड में मैंने लिया क्लोरोमीथेन, या हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एल्किल क्लोराइड कह सकते हैं, मेथिल क्लोराइड कह सकते हैं। सिंपल, यहां से Na, यहां से Cl निकल के भागा, और हमको यहां सीधा सीधा प्रोडक्ट मिल गया CH3 CH2O CH3, जिसका नाम है मेथऑक्सी इथेन। नाम क्या है, मेथऑक्सी इथेन। और ये मेथऑक्सी इथेन मैं यहां लिख देता हूं, मेथऑक्सी इथेन। और ये जो मेथऑक्सी इथेन एक अनसिमेट्रिकल ईथर है। अगर हमारा ये R और R दोनों अलग अलग होंगे तो इसको अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। बट अगर हमको सिमेट्रिकल ईथर बनाना हो, यहीं पे दूसरा, अगर हमको ये जो ईथर बना है, ईथर कैसा बना भाई, यहां मैं हैशटैग लगा के लिख देता हूं अनसिमेट्रिकल ईथर। कभी कभी आपसे पूछता है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस से अनसिमेट्रिकल ईथर का क्या करिए, फॉर्मेशन करिए। डिहाइड्रेशन मेथड से केवल और केवल सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा, यही एक मेथड जिससे आपको वैरायटी ऑफ ईथर मिल जाएगा। दूसरा यहां मैं बनाता हूं एक सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। तो सिमेट्रिकल ईथर बनाना तो बहुत ही आसान है, आपने सोडियम एल्कोक्साइड बना ही दिया है, सोडियम इथॉक्साइड CH3 CH2ONA। अब यहां जो आपने मेथिल क्लोराइड लिया है, उसकी जगह आप यहां पे ले सकते हो क्या, उसकी जगह आप एथिल क्लोराइड ले सकते हो, और ये आपका NaCl निकल जाएगा।
क्योंकि ए भी एथिल है और यहाँ भी एथिल मिल जाएगा, तो जो आपका ईथर बनेगा वो पूरी तरह से सिमेट्री में आएगा। और यहाँ जो आपको मिलेगा ये मिलेगा CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस आपका जो NaCl निकला है, कहीं पे मैंने बाई प्रोडक्ट नहीं लिखा, आप लिख सकते हो कि सर यहाँ से NaCl भी तो निकल रहा है। अब ये जो ईथर है इसका नाम डाई एथिल ईथर रख सकते हो, या आईपीएसी में हम नाम रखेंगे तो इसका नाम रखेंगे एच ऑक्सी इथेन। और जो एच ऑक्सी इथेन है यहां मैं लिख देता हूं एच ऑक्सी इथेन, और एच ऑक्सी इथेन एक सिमेट्रिकल ईथर बन गया। तो हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस से अनसिमेट्रिकल ईथर बनाए, सिमेट्रिकल ईथर बनाए, अब लास्ट में हम लोग एरोमेटिक ईथर बनाने जा रहे हैं, एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर अब देख लीजिए इसमें क्या होगा। इसमें ये होगा कि हमारे पास एक फिनॉल है और फिनॉल की एसिडिटी आपका इथेनॉल से काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है। ये फिनॉल है। अब इस फिनॉल का रिएक्शन हम लोग NaOH से करा दें। इथेनॉल करता नहीं, केवल सोडियम से करता। आप भी चाहो तो सोडियम से करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एसिड बेस का सिंपल रिएक्शन बनेगा। यहां आपको मिलेगा सॉल्ट ONA, इसको कहते हैं सोडियम फिन ऑक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम फिन ऑक्साइड। इस सोडियम फिन ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग मेथिल क्लोराइड के साथ करा दें। यहां पे कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा, यहां कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। ऐसा कि क्लोरोबेंजीन ले लिए तो पॉसिबल नहीं है भाई। क्लोरोबेंजीन से क्लोरीन को हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि जो क्लोरीन कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, वहां आपका ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि हम क्लोरीन को लेके चले जाएं। यहां कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा, हमेशा एलिफेटिक होगा। तो सिंपल यहां से मैंने निकाल दिया NaCl, और NaCl निकालने के बाद देखिए बेहतरीन हमको एरोमेटिक प्रोडक्ट मिल गया OCH3। इसको हम एनिसॉल कहते हैं या इसको हम मेथॉक्सी बेंजीन के नाम से जानते हैं। तो अगर इसका आईपीएसी नेम लिखेंगे तो आईपीएसी नेम है मेथऑक्सी बेंजीन, और इसको हम लोग बहुत प्यार से आपकी पूरी किताब में एनिसॉल करके ही बताया गया है। तो हम भी एनिसॉल जानेंगे, एनिसॉल की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इस तरह से हमने 2 मेथड मात्र 20 से 30 मिनट में पूरा कंप्लीट बता दिया ईथर बनाने का मेथड। ये आप देख लीजिए पूरा। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और साथ में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे। हाँ तो बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर जानने से पहले हम लोग समझते हैं जो ईथर होता है सबसे लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आता है। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को हम बहुत आसानी से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ मात्र इसीलिए हमारे पास हमारे सिलेबस में केवल एक ही रिएक्शन है, रिएक्शन विथ हैलो एसिड, जिसमें हैलो एसिड में हम अगर बात करें तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड का होगा, उसके बाद HBr का होगा। HCl और HF किसी भी कंडीशन में कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं। यहाँ रिएक्शन कराने के लिए HI और HBr का बहुत हाई कंसंट्रेशन लेना होता है, हाईली कंसंट्रेटेड होगा, और टेम्परेचर को बहुत ज्यादा रखेंगे तभी आपका जाके ये रिएक्शन होता है। यहाँ जानने वाली बात आपकी ये है कि आपका जो ईथर इसमें R या R' हो, अगर दोनों 1 डिग्री हो या तो दोनों नॉर्मल हो, एक नॉर्मल है एक 1 डिग्री हो, इस कंडीशन में जो मैकेनिज्म होता है वो आपका SN2 होता है। और अगर इन दोनों में कोई एक भी अगर एल्किल ग्रुप सेकेंडरी या टर्सरी हुआ तो वहां मैकेनिज्म आपका SN1 एप्लीकेबल होगा। SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आपका बनेगा कार्बोकैटायन, और SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आपका कोई भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ हम लोग देखते हैं जनरल बातें करते हैं, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म पे भी फोकस करके बात करेंगे। एक जनरल सी बातें मैं यहाँ करता हूँ जो मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ जो मैंने ROR लिखा है, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ नोट करके मैं लिख देता हूँ, नोट करके लिखता हूँ। पहले मैं लेता हूँ एक सिमेट्रिकल ईथर, पहले मैंने लिया एक सिमेट्रिकल ईथर जो या तो नॉर्मल मेथिल होगा या तो 1 डिग्री होगा। मैंने यहां ले लिया है CH3 CH2O एंड CH2 CH3, और यहां मैंने रिएक्शन करा दिया है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका एक हाइड्रोजन चला जाएगा किसके साथ, एक हाइड्रोजन चला जाएगा यहां पे,
तो आपका CH3CH2OH बन जाएगा और आयोडीन चला जाएगा इसके साथ और हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2I और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2OH। एक मिल गया आयोडोइथेन और एक मिल गया आपका इथेन 1ऑल। तो आपको एक एल्कोहल मिल गया, एक एल्किल हैलाइड मिल गया। इस तरह से आपका मिक्सचर मिलेगा जब हम सिमेट्रिकल ईथर लेते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट यहाँ नोट करके समझने वाली बात है कि अगर हम लोग क्या लेते हैं, अगर हम लोग लेते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, अभी मैं केवल और केवल SN2 की बात कर रहा हूं। अगर मैं अनसिमेट्रिकल ईथर लेता हूं, एक मेथिल है और एक एथिल है, तो आप सबको पता है कि SN2 की अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो सबसे बढ़िया आपका देगा नॉर्मल, फिर आपका 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। मतलब 2 3 की तो बात ही नहीं करेंगे, केवल 1 डिग्री या नॉर्मल की बात करेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हमको मिलता है CH3CH2OCH3, ये अनसिमेट्रिकल मिलता है और रिएक्शन हम HI या HBr के साथ कराते हैं, ये छोटा वाला जो कम कार्बन का, यहां नोट करके लिख लीजिए, जो कम का, अभी मैकेनिज्म बताऊंगा तो और क्लियर होगा, जो कम कार्बन का एल्किल ग्रुप होगा वो आयोडीन के साथ जाएगा और जो ज्यादा कार्बन के एल्किल ग्रुप होगा वो आपका हाइड्रोजन के साथ जाएगा। ये कम कार्बन वाला जाने वाला है किसके साथ, इस आयोडीन के साथ बेटा, और आयोडीन के साथ जाएगा तो हमको यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा CH3I और एक दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम है CH3CH2OH। अगर मेरी बात को ध्यान से लिखोगे नहीं अपनी कॉपी में, यहां आपका प्रोडक्ट बना सकते हो आयोडोइथेन, तो इसको बना सकते हो आप मीथेनॉल, और पूरी तरह से आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसीलिए मैंने कुछ वहां बोला ही नहीं। बट अगर अनसिमेट्रिकल लेते हैं तो जो कम कार्बन का है वो आपका एल्किल हैलाइड बनाएगा और जो ज्यादा कार्बन का है वो आपका क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। और यही अगर आपके अनसिमेट्रिकल ईथर में या सिमेट्रिकल ईथर में कोई भी एल्किल ग्रुप सेकेंडरी या टर्सरी हो जाएगा तो आपका यहाँ पे ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। यहाँ आपका SN1 मैकेनिज्म को भी करेंगे। तो सबसे पहले इसको आप देख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद मैं इस वाले कंडीशन को बताता हूं। तो दिस इज द फर्स्ट वन कंडीशन जो मैंने SN2 के बारे में बात किया। इसके भी मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे और इसके भी मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात मैंने ये बताई, दूसरी बात मैं आपको दूसरी वाली बात बताने जा रहा हूं, आप देखिए। तो पहले जो मैंने बताई, इसमें जो मैंने बात बताई, इसमें मैंने ये बताई अनसिमेट्रिकल में, आप हाईलाइट करके रखिएगा। अनसिमेट्रिकल में मैं हिंदी में लिख देता हूं, जो कम कार्बन का एल्किल होगा वह एल्किल हैलाइड बनाएगा, एल्किल हैलाइड बनाएगा। इसका मतलब जो ज्यादा कार्बन का है वो एल्कोहल बनाएगा। अगर हमारा ये एल्किल ग्रुप नॉर्मल और 1 डिग्री हुआ तो अनसिमेट्रिकल का, दोनों सेम हुआ तब तो कोई बात ही नहीं है। अब बात यहां पे आती है, इस पे आती है, अगर आपका, अगर यहां पे ध्यान दीजिए, अगर कोई भी एल्किल ग्रुप सेकेंडरी या टर्सरी होता है तो SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग सेकेंडरी टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कहने का मेरा मतलब ये है, अगर कोई अनसिमेट्रिकल हम लोग ईथर लेते हैं, जिस अनसिमेट्रिकल ईथर में आपका एल्किल ग्रुप सेकेंडरी और टर्सरी होता है, तो उस कंडीशन में बेटा सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड आपके आयोडीन के साथ जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो आपका एल्कोहल बनाएगा। कहने का मतलब है कि आपका सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल ग्रुप फॉर्म एल्किल आयोडाइड। देख लीजिए यहां पे थोड़ा सा उल्टा हो रहा है मामला। यहां मैंने ले लिया है CH3 CH3 O CH3 प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिया HBr। हाई टेम्परेचर
कंसंट्रेटेड। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ इसकी बात करता, पहले वाले कंडीशन की बात करता, तो पहले वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका ऐसा कुछ होता कि जो कम कार्बन का है वो आपका एल्किल आयोडाइड बनाता। लेकिन आपका अगर सेकेंडरी टर्सरी मिलता है, जो कि टर्सरी मिल रहा है, तो टर्सरी वाला टर्सरी कार्बोकैटायन बनाने की वजह से आपका ये ब्रोमीन जाएगा इस टर्सरी के साथ, यहां टर्सरी के साथ, और ये ऑक्सीजन जाएगा हाइड्रोजन के साथ, और आपको देखिए बहुत प्यारा सा प्रोडक्ट मिलेगा CH3, ये आपका हो जाएगा Br, और ये आपका मिल जाएगा CH3OH। अगर मेरी इस बात को ध्यान से अपने कॉपी में उतारोगे, लिखोगे विद एग्जाम्पल, और इसको आप स्टार बना के हाईलाइट करके, आपका कोई ऐसा साल नहीं है जो यहाँ से क्वेश्चन आपको ना मिले। एवरी ईयर, एवरी कंपटीशन, एवरी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। तो आप बहुत ज्यादा ध्यान से, यहाँ समरी मैंने पूरा लिख दिया है। अब हम 1 by 1 मैकेनिज्म पे देखेंगे और वहां आगे बढ़ेंगे। HI अगर लिमिटेड है तो क्या होगा, HI अगर हमारा एक्सेस में है तो क्या होगा, आपका सेकेंडरी टर्सरी है तो क्या होगा, सेकेंडरी टर्सरी नहीं है तो क्या होगा, सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई है, अब यही सारी चीजें मैं डिटेल में करने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं ऐसा क्यों होता है। अब देखिए मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं, SN2 मैकेनिज्म को देखेंगे, और आपका है HI है, लिमिटेड है। जब तक कुछ कहा ना जाए तो लिमिटेड ही रहेगा, जब कुछ कहा जाएगा तो एक्सेस में हो जाएगा, और कुछ नहीं कहा जाएगा। तो आप देख लीजिए, मुझको लेना क्या है, पहले लेना है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। इस हाइड्रोजन आयोडाइड को हमने क्या किया, ये H+ देगा, तो मैंने भी यहां से H+ दिया, यहाँ H+, और यहां आपका है I-। तो सिंपल क्या होने वाला है, ये मेरे पास है CH3, ये है आपका O, ये है आपका CH2, CH3, है ना, अनसिमेट्रिकल। मैंने एक ईथर ले रखा है, ये 1 डिग्री है, ये नॉर्मल है। इमीडिएट आपका यहां मिला H+, जो हमेशा की तरह हो रहा है इसमें। ये आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने अल्कोहल में देखा, ईथर के मैकेनिज्म में देखा, ये आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ये बनेगा CH3OH, यहां आपका पॉजिटिव, ये आपका CH2, CH3, सिंपल। अब आपको मैंने बताया है अगर ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आता है, अगर ऑक्सीजन के ऊपर आपका प्लस चार्ज आता है तो ऑक्सीजन आपका बहुत ज्यादा पागल हो जाएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल, यहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि जो I- है वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, बहुत अच्छा क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है। और SN2 की बात करेंगे तो SN2 में आपका ये मेथिल की रिएक्टिविटी ज्यादा है एथिल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ एथिल पे आपका 2 कार्बन होने की वजह से यहाँ थोड़ा सा हिंड्रेंस डेवलप हो रहा है, जबकि मेथिल में कोई कार्बन नहीं, तो हिंड्रेंस वाली कोई बात है ही नहीं। तो इस कंडीशन में आपका क्या होने वाला है, ये स्टेप नंबर फर्स्ट हो जाएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट के बाद यहाँ बात ही आती है स्टेप नंबर सेकेंड की। स्टेप नंबर सेकेंड में आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है I-, ये बैक साइड से मेथिल ग्रुप पे क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। इस अटैक में क्या होगा, आप देखिए अटैक में कौन मरने वाला है, आपका फिलिस्तीनी मरेंगे कि इजरायली मरेंगे, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो आप देखिए ये I- इस कार्बन पे जाएगा, और ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस ऑक्सीजन को दे देगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा भैया, एक साथ में हो रहा है कि आयोडाइड आ रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, तो ये बॉन्ड टूट रहा है तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसीलिए तो I- आ रहा है। तो जब I- इसके साथ एसोसिएट होगा, मतलब ये इसके साथ जुड़ेगा, मतलब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरे बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, यही तो होता है SN2 में। और एक ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह से बनेगा कि ये जो आयोडीन है इस कार्बन के साथ क्या कर रहा है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड का क्या कर रहा है बेटा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये आपका पेंटावैलेंट बनता है। ये कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये आपका बॉन्ड की क्या हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है। तो दो बातें हो रही हैं, एक ब्रेकअप हो रहा है, एक पैचअप हो रहा है।
यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है BF और यहाँ BB, दोनों घटनाएं घट रही हैं और अंत में क्या होने वाला है, अंत में होने वाला है कि आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा CH3I और एक दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2OH। इसको आयोडोमीथेन कहते हैं, दूसरे को हम मीथेनॉल कहते हैं। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दिस इज द SN2 मैकेनिज्म। अब इसी में एक और कंडीशन है, एक लास्ट कंडीशन और है। वो कंडीशन ये है कि अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को एक्सेस में लेते हैं तो क्या होगा, है ना। तो अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा, उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इसको आप देख लीजिए, इसके रिएक्शन को अगर हम समराइज करके एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे तो CH3O CH2 CH3 है और प्लस आपने यहाँ HI के साथ रिएक्शन कराया है। SN2 की बात करेंगे तो आयोडाइड जो बनेगा छोटे कार्बन के साथ बनेगा, यहाँ बन जाएगा CH3I और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जिसको कहते हैं CH3CH2OH। ये तो तब काम होगा जब आपके क्वेश्चन में हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के बारे में कुछ लिखा नहीं रहेगा। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक्सेस में होंगे तो क्या होगा, उसको हम लोग इसके तुरंत बाद क्या करते हैं, समझते हैं। तो आप इसको देख लीजिए, इसको नोट। अब इसी अनसिमेट्रिकल ईथर में हम लोग लेते हैं एक्सेस HI और फिर देखते हैं तो क्या काम होता है। स्टेप नंबर 1 में हम प्रोटीनेशन कराते हैं। स्टेप नंबर 1 में पहले एक मॉलिक्यूल लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड का, ये आपका प्रोड्यूस करेगा क्या, H+ और प्रोड्यूस करेगा I-। सिंपल साधारण सा मैकेनिज्म होने जा रहा है। ये आपका मेथिल है, ये O है, ये आपका CH2 CH3 एथिल है। यहां मैंने दे दिया भैया H+, ये है लोन पे इलेक्ट्रॉन जो हमेशा की तरह अपने इलेक्ट्रॉन को इसको देंगे। इसको देने के बाद आपका क्या होना है, ये आपका CH3O, अभी तुरंत बताया, वीडियो पीछे करके देख सकते हो, आपका CH2 CH3 बनेगा। अब क्या होगा, ये आयोडाइड आपका वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल करने क्या वाला है, ये I- बैक साइड से इस मेथिल पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इस मेथिल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये जो कार्बन है, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड का क्या करेगा, ब्रेकिंग करेगा। तो दो घटनाएं घट रही, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ बॉन्ड क्या हो रहा है, आपका ब्रेकिंग हो रहा है और आपको मिल रहा है CH3I प्लस मिल रहा है CH3CH2OH। इसको कहते हैं इथेनॉल, इसको कहते हैं आयोडोमेथेन। आपके ये प्रोडक्ट बनेंगे तब जब हाइड्रोजन आयोडाइड आपका एक्सेस में नहीं होगा। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, आपका एक्सेस में है। तो स्टेप नंबर 2 पे क्या होने वाला है, स्टेप नंबर 2 पे दूसरा हाइड्रोजन आयोडाइड क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, दूसरा हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ प्रोड्यूस करेगा H+ और प्रोड्यूस करेगा क्या, आपका I-। अब इमीडिएटली आपको पता है कि यहाँ पे तो H+ जाएगा नहीं, यहीं पे जाएगा। तो जो मीथेनॉल बनेगा वो इमीडिएट आपके दूसरे H+ के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये H+, सारे मैकेनिज्म एक जैसे। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2OH H और यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपको मिलेगा। आयोडाइड आपका वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो आपका आयोडाइड है, ये आपका CH3, ये CH2, ये आपका O, ये H, ये H, यहाँ पे प्लस चार्ज। तो आपका क्या होगा, ये आयोडाइड इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ बॉन्ड की क्या होगी, ब्रेकिंग होगी। ये कार्बन पे जाके अटैच होगा और अटैच होगा तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2I प्लस आपको एक बाई प्रोडक्ट मिलेगा जिसको क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अगर हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस में होगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस में होगा तो कुछ इस तरह से बेहतरीन आपका रिएक्शन होने वाला है। एक्सेस में नहीं होगा तो रिएक्शन को हम यहीं रोक देंगे और अगर एक्सेस में होगा तो रिएक्शन को हम आगे प्रोसीड कराएंगे और ये रिएक्शन आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक्सेस में है तो प्रोडक्ट क्या बना, एक्सेस में है तो देख लीजिए, यहां मैंने CH3 वो CH2 CH3 लिया है। अगर हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल ले लिए हैं, एक प्रोडक्ट बनेगा CH3I, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2I और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा।
एक्सेस में लेने के बाद हमको दो मॉलिक्यूल या तो एक ही तरह के या तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या मिलेंगे, एल्किल हैलाइड, साथ में वाटर मिलेगा। बट अगर एक्सेस में नहीं है तो एक एल्कोहल मिलेगा, एक एल्किल हैलाइड मिलेगा। दिस इज द ओनली केमिकल रिएक्शन इन एलिफेटिक ईथर। इसके बाद हमको एरोमेटिक ईथर के बारे में जानना होगा, तो इसको आप देख लीजिए, उसके बाद हम एरोमेटिक ईथर के बारे में पढ़ते हैं बेटा। हाँ तो बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एनिसॉल, जिसको मेथॉक्सी बेंजीन के नाम से जानते हैं। ये एरोमेटिक आपका ईथर है। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। केवल मात्र एक ही रिएक्शन हमको पढ़ना है, जिस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केवल और केवल मात्र एक रिएक्शन पढ़ना है, जिस रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हमको जानना है कि जो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल है आपका ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे आएगा या पैरा पे आएगा। इसके लिए हम रेजोनेंस देखते हैं। ई प्लस कहाँ आएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा। यहाँ लोन पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड टूटेगा ऑब्वियसली, और ये बॉन्ड टूटेगा तो जो कमिंग नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो सबसे पहले जिस पोजीशन पे आई उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या नाम देते हैं बेटा, इस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्थो पोजीशन। अब देखिए नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर रेजोनेंस मिल रहा है, फिर आप यहां आप डीलोकलाइज करेंगे, इसका रेजोनेंस बनाएंगे। यहां जब इसका रेजोनेंस बनाएंगे तो आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है वो आपका फिर से पैरा पोजीशन पे जा रही है, पैरा पे, मेटा पे बिल्कुल भी नहीं जा रही है। ये बन गया आपका। फिर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस की कंडीशन है, यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर से आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है वो कहाँ बढ़ रहा है, फिर से आपका अगेन जा रहा है किस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। तो मतलब ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंप्लीटली प्रूव कर दे रहा है कि आपका जो मेथॉक्सी ग्रुप जो है वो आपका वेरी वेरी पावरफुल रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड वेरी गुड टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये आपका क्लियर हो गया कि ये आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। और क्या है, और एक बात है वेरी गुड रिंग एक्टिवेटिंग है। वेरी गुड रिंग एक्टिवेटिंग होने की वजह से हम लोग जब ब्रोमिनेशन कराते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं या फीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन कराते हैं तो वहां हम लोग के साथ थोड़ी सी लिबर्टी मिल जाती है कि हम वहां लुईस एसिड की जगह हम लोग कुछ और भी छोटे छोटे लेस पोलर सॉल्वेंट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह का भी, इथेनोइक एसिड का भी यूज कर सकते हैं। वहां आपको कोई जरूरत नहीं होती कि लुईस एसिड का यूज करें, क्योंकि वेरी गुड रिंग एक्टिवेटिंग नेचर होने की वजह से। तो आप देख लीजिए, तो बात क्लियर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको बताना है कि एनिसॉल इज द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग वाई टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपको केवल और केवल रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बता देना है कि कमिंग इलेक्ट्रोफाइल किसी भी कंडीशन पे मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज वहीं आएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो बनेगा, एक पैरा बनेगा। पैरा हमेशा अमाउंट में ज्यादा होता है, इसीलिए पैरा को हम मेजर कहते हैं और ऑर्थो को हम लोग क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं उस रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्रोमिनेशन के नाम से जानते हैं। तो जब ब्रोमिनेशन कराते हैं एनिसॉल में, ये आपका एनिसॉल है, यहाँ ब्रोमिनेशन कराएंगे OCH3 और यहाँ हमने ले लिया है Br2, ये Br2 ले लिया है। यहाँ आपको थोड़ी सी आपको यहाँ लिबर्टी मिल जाएगी, आपको कोई जरूरत नहीं है आप क्या यूज करिए, लुईस एसिड यूज करिए। आप यहाँ पे यूज कर सकते हो क्या, इथेनोइक एसिड, आपका लेस पोलर सॉल्वेंट भी क्या कर सकते हैं, इथेनोइक एसिड यूज कर सकते हैं। और एक प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल या मेथॉक्सीबेंजीन, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरा ब्रोमो है ना, ये आपका पैरा ब्रोमो एनिसॉल है। या हम अगर आईपीसी नेम लिखना चाहें
इसको कह सकते हैं 2-ब्रोमोमेथॉक्सीबेंजीन, इसका नाम है 4-ब्रोमोमेथॉक्सीबेंजीन। इस तरह से ये जो पैरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको ऑलमोस्ट 90% होता है, ये आपका 10% होता है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए आपका ये अमाउंट में भी ज्यादा है, स्टेबल भी ज्यादा है, इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है पैरा वाला मेजर है, ऑर्थो वाला क्या है आपका माइनर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो रिएक्शन आता है सीधा, जिसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, हरदम बेचारे मिल जाते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी हम लोग पढ़ते हैं और फ्रीडल क्राफ्ट हम लोग एसाइलेशन भी पढ़ते हैं, तो दोनों पढ़ते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एज वेल एज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्किल ग्रुप यूज करते हैं, मतलब ये हमारे पास है मेथॉक्सीबेंजीन, जिसको कहते हैं एनीसॉल, है ना। इसमें हमने मिला दिया है CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, चाहो तो कार्बन डाइसल्फाइड भी यूज कर सकते हो। एनहाइड्रस AlCl3 इज अ लुईस एसिड। आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा 2-मेथिल मेथॉक्सीबेंजीन, ये जिसको ऑर्थो प्रोडक्ट कहते हैं बेटा। दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा जिसको कहेंगे 4-मेथिल मेथॉक्सीबेंजीन, या हम इसको एनीसॉल भी कह सकते हैं, 4-मेथिल एनीसॉल। और ये आपका जो प्रोडक्ट है ये मेजर साहब है और ये माइनर साहब है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर बनेगा, एक क्या बनेगा आपका माइनर बनेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बाद मात्र आपको दो ही रिएक्शन पढ़ने हैं। तो बेटा अब जो जानना है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम लोग एसाइल ग्रुप यूज करते हैं, एल्कोनोइल, है ना, ये आपका इथेनोइल क्लोराइड है, यहां से आपका बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहाँ जो कैटालिस्ट यूज किया जाएगा वो आपको पता ही है, एनहाइड्रस AlCl3। प्रोडक्ट जो बनता है एसीटोफिनोन बनता है, ऑर्थो एंड पैरा पे जाने वाला है। मतलब ये मेरे पास एक है जिसका नाम है एनीसॉल, जिसको मेथॉक्सीबेंजीन कहते हैं, और इसमें हमने डाल दिया है इथेनोइल क्लोराइड COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, ये ऐसा कुछ मिलने वाला है COCH3, ये मिलेगा ऑर्थो। दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको पैरा, ये मिल गया आपको पैरा, है ना, पैरा मिल गया, पैरे में जाके आप लोटो, ठीक है ना। तो पैरा जो प्रोडक्ट मिला, ये पैरा जो प्रोडक्ट है सबसे स्टेबल है। कीटोन जो है आपका वो बेटर फंक्शनल ग्रुप है आईपीएसी में ईथर के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हम यहां से नंबरिंग करेंगे, नेमिंग लिखेंगे, नेमिंग में लिख देता हूं, पूछता है 1,2, तो नाम हो जाएगा 2-मेथॉक्सी, और इसको तो जान ही लो भैया एसीटोफिनोन, और इसको हम लोग कहेंगे 4-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। और ये जो 4-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन है ये भैया मेजर साहब है और ये आपके माइनर साहब हैं। तो दो प्रोडक्ट बनेगा, एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम लोग माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। और लास्ट रिएक्शन में बताने जा रहा हूं, जिस रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, रिएजेंट है कंसंट्रेटेड HNO3 और कैटालिस्ट है कंसंट्रेटेड H2SO4। अब देखिए क्या होगा भाई, ये आपका है मेथॉक्सीबेंजीन, ये है OCH3 जिसको मेथॉक्सीबेंजीन कहते हैं। इसमें मिला दिया है आपने कंसंट्रेटेड HNO3 और मिला दिया है कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसको मिलाने के बाद जो पहला प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम है 2-नाइट्रोमेथॉक्सीबेंजीन और दूसरा है आपका 4-नाइट्रोमेथॉक्सीबेंजीन। और जो 4-नाइट्रोमेथॉक्सीबेंजीन है ये है मेजर सा है, मेजर प्रोडक्ट, और ये है माइनर प्रोडक्ट। इस तरह से मैंने आपको ईथर पूरा कंप्लीट खत्म कर दिया है। इसको क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे एपिसोड वाइज, लेकिन पहले आप सारे लेक्चर को बढ़िया से क्या करिए, रिवाइज करिए, पढ़िए, देखते रहिए और लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक मेरे लेक्चर को पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।